अच्छा, हम दिल्ली में मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे सिर्फ एक बादशाह दफन नहीं है, बल्कि दफन है हार, बदनसीबी, भागने फिरने की मजबूरी और फिर एक शानदार वापसी। एक ऐसा बादशाह जिसने कई जंगें हारी, अपना तख्त खोया, हुकूमत खोई, लेकिन उम्मीद नहीं हारी। हुमायूं की मौत हुई तो उसकी बेगम ने अपने शौहर की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाया जिसने आगे चलकर ताजमहल जैसे शाहकार को भी इंस्पायर किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर और जिंदगी के सफर में। आज हम आपको लेके आए हुमायूं टॉम में, जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट और हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास मौजूद है। आज हम आपको सिर्फ हुमायूं का मकबरा ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि बताएंगे कि हिस्ट्री क्यों हुमायूं को दिल का अच्छा लेकिन सियासत का कमजोर बादशाह बताती है। और आपको इस एक्सप्लोरेशन में जानकर हैरत भी होगी कि हुमायूं, जो कि दिल्ली सल्तनत की कभी शान था, वो सितारों की चाल से फैसले लिया करता था। और भी बहुत सारी हैरत अंगेज बातें जो हम हुमायूं टॉम देखते देखते आपको बताते चले जाएंगे। तो देखिए, बात करते करते हम लोग आ गए हैं टिकट घर में। अब मैं आपको इस टिकट का पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि कितने रुपए का टिकट है, कैसे इसे खरीदना है और क्या इसका तरीका है। टिकट खरीदने के दो तरीके हैं, या तो आप कैश खरीद लीजिए, जो कि आप सीधे विंडो पे जाके खरीदेंगे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड बने हुए हैं, वहाँ उसे आप स्कैन करिए और वेबसाइट पे जाकर आप सीधे तौर पर टिकट खरीद लेंगे। अगर आप कैश खरीदते हैं तो टिकट की कीमत है 40 रुपये, और आप वेबसाइट के थ्रू खरीदते हैं तो टिकट की कीमत है 35 रुपये। 15 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बैग चेक कराने होंगे। आप कोई भी ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी वाली चीज़ नहीं ले जा सकते, चाहे वो ट्राइपॉड हो, कुछ हो, और वो आपको लॉकर रूम में जमा कराना होगा, एंट्री हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर की बड़ी मज़ेदार चीज़ें। तो हम लोग आ गए हैं एंट्री करने के बाद अंदर, और अब सीधे हम जा रहे हैं उस सफेद इमारत की तरफ, जिसको भी हम आपको दिखाएंगे और ऐसे हैरत अंगेज बातें बताएंगे जिसे आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरे पीछे आप ये टूटी हुई दीवार देख रहे हैं, ये शुरू से ऐसी नहीं थी जिसे लोग आज के वक्त में मेन एंट्रेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, 1857 की गदर के बाद, मेरा मतलब 1857 की क्रांति के बाद, जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने यहाँ पर पनाह ली थी, तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस दीवार को तोड़ दिया था। अब आप जरा सोचिए कि हुमायूं का मकबरा, जो कि मुगल सल्तनत की कभी शान हुआ करता था, उसी मकबरे से, उसी शान से आखिरी मुगल बादशाह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये मेरे लेफ्ट हैंड पे आप एक रंगीन इमारत देख रहे होंगे। आपको बता दें कि ईसा खान का ये मकबरा है, जिसे हुमायूं के मकबरा बनने से करीब 20 साल पहले ही बनवा दिया गया था। और ईसा खान नियाजी शेरशाह सूरी के दरबार में अमीर हुआ करते थे, और उन्होंने ये मकबरा खुद ही बनवाया था। इसके अंदर उनकी कब्र के अलावा उनकी फैमिली मेंबर्स की भी कब्रें मौजूद हैं। ये इस वही गेट है जिससे होकर हम मेन मकबरे के गेट तक पहुंचेंगे। आइए पापा, चलते हैं। और हाँ, जब तक हम उस गेट तक पहुंच रहे हैं, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको ऐसी हैरत अंगेज बातें बताने वाले हैं, जो सिर्फ हुमायूं के बारे में नहीं, बल्कि बाबर के बारे में भी होंगी, कि किस तरह उसने खुद को गाजी कहलवाया। आइए चलिए। देखिए, सफेद इमारत आ ही गई है, इसको पार करके बिल्कुल। ही हुमायूं टॉम का गेट है। अब मैं ये सोच रहा था कि इससे पहले हम हुमायूं टॉम के गेट पर जाएं, क्यों ना कुछ बातें हुमायूं के बाप बाबर के बारे में कर ली जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबर ही वो इंसान था जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी थी। लेकिन पापा, ये बात हम वहां चलकर बैठेंगे, बू हलीमा टॉम के सीढ़ियों पे। क्या बात है, इससे अच्छी क्या बात है चलिए, कि चलिए अबू हलीमा के टॉम की सीढ़ियों पर बैठकर बात करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, और इस टाइम भी टेम्परेचर करीब 44-45, और हमारे लिए शूट करना सच में काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन आप तक ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी की वीडियो आए, इसकी हम मेहनत कर रहे हैं। बाबर ने सिर्फ तलवार से जंग नहीं जीती, कि उसने मजहब का भी इस्तेमाल जंग जीतने के लिए किया। उसने अपनी फौज के सामने शराब ना पीने की कसम खाई, अपने शराब के प्यालों को तोड़ दिया। राणा सांगा से हुई इस जंग को उसने जिहाद का नाम दिया। अपनी फौज में एक अलग ही किस्म का जुनून भरने में वो कामयाब हुआ। यानी सियासत और जंग में धर्म का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि हुकूमतें अक्सर लोगों के जज्बात को अपने साथ जोड़कर लड़ाइयां जीतती रही हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आज भी टेम्परेचर 44-45 हो रहा है, और टाइम अगर मैं देखूँ तो इस वक्त 3:45 बज रहे हैं। तो
हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, तो अभी हम आए हैं थोड़ा फ्रेश होने। अभी हम वॉशरूम गए थे, हाथ-मुँह धोया और पानी की बोतल साथ में लेके चल रहे हैं और ये हमने अभी तीसरी बार रिफ़िल करे है इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी हम ये अंदर चलते हैं और आपको बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ये देखिए लाल बलुआ पत्थर से बना ये गेट कितना ज़बरदस्त लगता है। इसे पार करके हम सीधे हुमायूं टॉम में पहुंच जाएंगे। इस दरवाजे की ऊंचाई करीब 16 मीटर है। इस दरवाजे की शान बताती है कि जब ये हुमायूं का मकबरा बन रहा था, तो उस वक्त दिल्ली से लेके आगरा तक मुगल सल्तनत करीब करीब स्टेब्लिश हो चुकी थी और बादशाह अकबर के सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। अब चलिए हम इसी दरवाजे को पार करके चलते हैं हुमायूं के मकबरे पे, यानी उस मेन इमारत में। पहली नज़र में बस एक ये खूबसूरत मकबरा लगता है, लेकिन इसकी हर दीवार, हर रास्ता, हर रंग अपने अंदर एक मतलब छुपाए बैठा है। लाल बलुआ पत्थर, सफेद मार्बल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। इन रंगों के सिंबोलिज्म को समझिए। लाल रंग मतलब ताकत, शाही रुतबा, शानदार एम्पायर। सफेद संगमरमर मतलब पाकी, सुकून, रूहानियत। ऐसा लगता है मानो इस इमारत को किसी एक ऐसे इंसान के लिए बनाया गया हो जो बाहर से बादशाह था, लेकिन अंदर से एक सूफी। चलिए अब चलते हैं इस हुमायूं टॉम को और नजदीक से देखने के लिए। दोस्तों हुमायूं का मकबरा चार बागों के एकदम बीचों बीच बना हुआ है। आप जरा उस आर्किटेक्ट की इमेजिनेशन पावर को तस्वुर कीजिए जिसने अपने दिमाग में आज से करीब 500 साल पहले इसी मकबरे का डिजाइन बनाया था, इस मकबरे की तस्वीर बनाई थी और फिर बाद में उस तस्वीरों को पत्थरों की शक्ल बना दे दी और एक इमारत खड़ी कर दी। जी, उस शानदार ईरानी आर्किटेक्ट का नाम था मिरक मिर्जा गयास बेग, जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा बिल्डिंग डिज़ाइनर था। हुमायूं टॉम के मामले में मिर्जा मिरक गयास बेग की जो इंस्पायरेशन थी, वो जन्नत से इंस्पायर थी। अच्छा। जी, उसने दरअसल तसव्वुर किया कि जन्नत के बागों के बीचों-बीच हुमायूं आराम कर रहे हैं और इस मकबरे के डिज़ाइन को देखकर आप आसानी से यकीन कर सकते हैं कि इसी मकबरे ने, इसी इमारत ने बाद में ताजमहल के डिज़ाइन को भी इंस्पायर किया। बिल्कुल, ये तो बात मैं आपकी मान सकता हूँ। हाँ। पापा मुझे लगता है हमने हुमायूं के टॉम के बारे में बहुत बातें कर ली। अब कुछ बातें सिर्फ हुमायूं के बारे में हो जाएं। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, किसी अच्छी सी जगह पर चल के वहां बैठते हैं और अपने व्यूवर्स को और भी ज्यादा हैरत अंगेज बातें बताते हैं। चल चलिए ठीक है, चलते हैं, चलिए। आइए। ये बात तो सभी जानते हैं कि हुमायूं मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर का बेटा, अपने बाप की मौत के बाद सन 1530 में जब बादशाह बना, तब उसकी उम्र 32 साल थी। बाबर की मौत की कहानी भी बाप बेटे की मोहब्बत की अनोखी मिसाल है। कहते हैं जब हुमायूं एक बार बेहद बीमार पड़ा और बड़े बड़े हकीमों ने भी उम्मीद छोड़ दी, तब बाबर उसके सिरहाने गया, उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या खुदा मेरे बेटे की जान बख्श दे, उसकी बीमारी मुझे दे दे। हिस्ट्री की किताबें हमें बताती हैं कि उस दिन के बाद से हुमायूं की तबीयत सुधरने लगी और बाबर कमजोर पड़ता गया। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हुमायूं दिल का बहुत नरम था। उसे दूसरे बादशाहों की तरह जालिम और जाबिर नहीं माना जाता। कई बार तो दुश्मनों को भी माफ कर देता था। यानी वो बहुत प्रैक्टिकल रूलर नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी। हुमायूं अच्छा इंसान था, लेकिन हर अच्छा इंसान अच्छा सियासतदान नहीं बन पाता, अच्छा बादशाह नहीं बन पाता। वो कई बार फैसले लेने में देर करता था, जश्न और आराम में वक्त गंवा देता था, दुश्मन को हल्के में ले लेता था और इसी वजह से शेर शाह सूरी जैसा तेज तर्रार और चालाक आदमी उससे आगे निकल गया। कुछ हिस्टोरियन हुमायूं को डरपोक बताते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। हुमायूं कई जंगों में खुद मैदान में उतरा, हारने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। 15 साल तक भटकने के बाद दोबारा दिल्ली जीतना आसान बात नहीं थी। हाँ, उसकी कुछ आदतें बहुत अजीब थी। कहा जाता है कि उसे इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पर बहुत भरोसा था। वो दिनों के हिसाब से कपड़े पहनता था, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त देखकर फैसले लेता था और सितारों की चाल पर बहुत ध्यान देता था। बाबर की मौत के बाद जो गद्दी हुमायूं को मिली, उसे संभालना आसान नहीं था। उस दौर में अफगान योद्धा फरीद खान उर्फ शेरशाह सूरी तेजी से ताकतवर हो रहा था।
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कई लड़ाइयां हुई, लेकिन दो जंगों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सन 1539 में बिहार के बक्सर जिले के पास चौसा नाम की जगह पर हुई जंग में हुमायूं बुरी तरह हार गया। कहते हैं कि वो किसी तरह नदी पार करके अपनी जान बचा पाया। 1540 की हार के बाद अब हुमायूं सिर्फ हारा हुआ बादशाह नहीं था, वो एक बेघर इंसान बन चुका था। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर रेगिस्तानों में भटकना पड़ा। वो सिंध पहुंचा, फिर ईरान गया, जहां ईरान के बादशाह शाह तहमस्प ने उसकी मदद की। जद्दोजहद के इसी दौर में सन 1542 में उसके बेटे अकबर की पैदाइश हुई, जो बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे मशहूर बादशाह बना। उसकी पैदाइश एक भागते हुए परिवार में हुई थी। 1556 की एक शाम हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था। अचानक अजान की आवाज आई। वह एहतराम में झुका और अचानक उसका पैर फिसल गया। एक बादशाह जिसने जंगें हारी, रेगिस्तान झेले, तख्त वापस हासिल किया, वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से हारा। सन 1556 में हुमायूं की मौत के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने ये मकबरा बनवाया। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि हमीदा बेगम और हुमायूं की दूसरी पत्नी बेगा बेगम दोनों ने मिलकर इस मकबरे की तामीर करवाई। वैसे तो हिस्ट्री में हुमायूं का नाम एक बदनसीब बादशाह के तौर पर दर्ज है, लेकिन अगर ये बात सही है कि उसकी दोनों बेगमों ने मिलकर हुमायूं टॉम बनवाया, तो इस मामले में मैं तो उसे खुशनसीब कहूंगा, क्योंकि वो दोनों बीवियों को एक रखने में कामयाब हुआ, जो बहुत बड़ी बात है। पापा, ये भी तो हो सकता है कि उसके मरने के बाद दोनों बीवियां एक हो गई हों। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा पापा, अब हंसी मजाक बहुत हो गई। अब चलिए, अब अंदर हुमायूं के मकबरे में ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कब्रें हैं, और हमारे व्यूवर्स को और बातें अंदर बताते हैं। हाँ, हुमायूं की कब्र भी दिखानी है और जी भी जी, रियल चीजें बहुत सारी। आइए चलिए आइए। चलते हैं, आइए। जैसा हमने आपको बताया था कि हुमायूं का जो मकबरा है, उसके चारों तरफ बाग है, जिसे चार बाग कहा जाता है। ये देखिए, इधर बाग है, उधर बाग है, इधर बाग है, यानी पूरा मकबरा चारों तरफ से बागों से घिरा हुआ है। ये उस वक्त का आर्किटेक्चर है जिसे मिर्जा मिरग ग्यास ने बनाया था। अब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे हमने कहा था कि ये हुमायूं की मौत के बाद जो उनकी बेगम थी, उन्होंने ये मकबरा बनवाया था, जिसने आगे चलकर ताजमहल को काफी इंस्पायर किया था। ताजमहल का डिजाइन और इसका डिजाइन काफी सिमिलर है, मिलता जुलता है। उसमें आप देखिए, अब ताजमहल आप आगरा कभी जाएंगे और आगे चल के हम उसकी एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाएंगे, आपको देखेंगे उसके अंदर भी हमें पहले एक फ्लोर ऊपर चढ़ना होता है, उसके बाद मेन मकबरे पे जाने के लिए हमें और ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो अब हम यहाँ से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपको यहाँ की और ज्यादा कलाकारी दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े से ऐसे दरवाजे टाइप बने हुए हैं। क्या कहलाते हैं ये? दरअसल इन्हें कमान भी कहा जाता है और दर भी कहा जाता है। अच्छा। ये किसी भी इमारत में दर है, ये दरअसल जो ईरानी आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, ये उसका नमूना है, ये उस ढंग से बनाया गया है। ठीक है। हुँ। अब बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं दर बने हुए हैं, और उस दौर में आप ये भी कह सकते हैं, देख रहे हैं आप दरवाज़ों के ऊपर यहाँ पे जालियाँ भी हैं। हुँ। तो हो सकता है वहाँ पे रोशनदान के लिए और अच्छी हवा के लिए, ताकि आप वेंटिलेशन अच्छा हो, उस दौर में बनाया होगा। हालाँकि हम इतना ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएँगे, एक-एक चीज़ के ऊपर कि दीवार में क्या है, ये हिस्टोरियन लोगों का है, जो गाइड अक्सर आपको बताते हैं। हमारा मकसद, हमारा जो मोटिव है वीडियोज़ बनाने का, थोड़ा अलग, अलग तरह की जानकारी आपको देना। चलिए अब चलते हैं आगे सीढ़ियों की तरफ और चढ़ते हैं ऊपर। तो दोस्तों, अब इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम आ गए हैं इस ऊपर की तरफ, जहाँ पर हुमायूं की कब्र है। वैसे आपको बता दूं कि जैसे मुसलमानों में आप लोग जानते हैं कि हर बिरादरियों की अलग-अलग कब्रिस्तान होते हैं, चाहे वो शहर हो, गाँव हो, कस्बे हों। ठीक उसी तरह ये भी एक शाही कब्रिस्तान है। शाही कब्रिस्तान इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुगलों के परिवार के करीब 100 से ज़्यादा शहज़ादे-शहज़ादियों की कब्रें हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर इंसान को मौत याद आ जाती है। लेकिन पापा तो यहाँ है नहीं। आपको बता दूँ कि यहाँ आने के बाद आपको शायद उसकी याद आ जाए जिसे आप मजबूरी में यहाँ ला नहीं पाए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए बाकी अभी देखते हैं और यहाँ की चीज़ें।
हम आपको हुमायूँ की कब्र दिखाएँ उससे पहले ज़रूरी है जो बाहर का कंपाउंड एरिया है, यहाँ पे कई कब्रें हैं। कैलीग्राफी अंदाज़ में लिखा हुआ है और कई बड़ी कब्रें हैं, कई छोटी कब्रें हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये अरबी में ना कुरान की आयत लिखी हुई है। ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है। अच्छा, हाँ, इसके ऊपर आयतल कुर्सी है और कब्र का डिज़ाइन उसका बड़ापन बता रहा है कि ये मुगल खानदान के किसी मतलब बड़ी हैसियत वाले इंसान ये मान सकता हूँ क्योंकि क्योंकि आप अक्सर कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ देखेंगे, आपको कई ऐसी तरह की मिल जाएँगी, जो कब्र के ऊपर फूल है, उसपे फूल का डिज़ाइन क्या है, वो डिज़ाइन किस तरफ इशारा करता है, कई ऐसी वीडियोज़ बन जाएँगी। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक कब्र आपको देखने को मिलेगी, ये छोटी कब्र है। अब ये ज़ाहिर-सी बात है जैसे कि पापा ने कहा कि मुगल परिवार में हो सकता है किसी कम उम्र के बच्चे या बच्ची की हो या फिर किसी ऐसे इंसान की हो जो छोटे पद पर हो। ये सब कई वजहें हैं। अब चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और मैं और आपको ये बता दूँ, ये देख रहे हैं ना आप, इतनी ऊँची इमारत है दरअसल, ये अंदर हुमायूँ के कब्र का ऊपरी हिस्सा, जैसे मैंने आपको नीचे बताया था, कब्र असल तो ज़मीन में है नीचे, ज़मीन में लेकिन उसका जो तावीज़ बना देते हैं, कवर कर देते हैं, तो वो है। अब हम आपको वो दिखाने चलते हैं। आइए चलिए चलते हैं। अब ये विश्वास है या अंधविश्वास? मुझे नहीं पता, आप इसको क्या कहेंगे आप बताइए? जैसे कि अभी मैं यहाँ आया था, यहाँ पर एक जाल है। और उस जाल के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने सिक्के, चिल्लर डाल रखी हैं। अब न जाने वो क्या रीज़न है, हालाँकि यहाँ पर ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई नहीं है, यहाँ का कोई ऐसा किस्सा मशहूर नहीं है कि यहाँ पर आप आएँ अपनी मन्नतों के साथ और आप सिक्के डालिए। हालाँकि दिल्ली में आपको बताऊँ कि दिल्ली में एक किला है फ़िरोज़शाह कोटला का, वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर जिन्नात हैं और वहाँ पे उनसे मदद माँगी जाती है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, कभी मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ जाकर उसकी वीडियो बनाऊँगा। अब मैं आपको व्यू दिखाता नीचे का लेकिन कैमरे से वो चीज़ आ नहीं पा रही, हालाँकि मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ। तो देखिए अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हुमायूँ की कब्र है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हुमायूँ की कब्र। मैं आपको बता चुका हूँ कि असली यानी कच्ची कब्र नीचे है। अभी जिसे आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक निशान है जिसे तावीज़ भी कहा जाता है। मैं चाहता था कि यहाँ खड़े होकर शूट करूँ और आपको जानकारी दूँ, लेकिन यहाँ व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियो बनाने पर पाबंदी है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे हुमायूँ टॉम्ब प्रीमिसेस में आप कमर्शियल स्टाइल में शूट नहीं कर सकते। बहरहाल एक बार फिर गौर से देखिए हुमायूँ की कब्र को। इस कब्र में आपको बादशाह की शान और सूफी का सुकून दोनों नजर आएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम बाहर जाएं और बताएं कि हमने आज क्या जाना। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हुमायूं की जिंदगी हमें सिखाती है कि हार जाना खत्म होना नहीं होता। कभी कभी इंसान हार कर भी इतिहास में अपनी जगह बना लेता है। और शायद यही वजह है कि ये मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि जिंदगी में हर उस इंसान के लिए एक यादगार वापसी की उम्मीद है, जो जिंदगी की जद्दोजहद में लगा रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई लोकेशन पर किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। जब तक के लिए अलविदा।